नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। अर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या आज काफी आम हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 180 मिलियन लोग अर्थराइटिस से जूझ रहे हैं और इसके साथ ही ये बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। डॉक्टर्स भी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि अगर अर्थराइटिस का इलाज सही वक्त पर नहीं हुआ तो मरीज में दूसरी बीमारियां जैसे डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है। ये सभी फैक्ट्स अर्थराइटिस की गंभीरता को बयां करते हैं। आज जरूरी है कि लोगों को इस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए ताकि हम सभी इसको लेकर सतर्क रह सकें। अगर कभी आपके आसपास कोई इस बीमारी का शिकार हो जाए तो उसे एक अच्छा और बेहतर इलाज मिल सके। अर्थराइटिस और उसके उपचार के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अंकुर सिंघल, जो कि भारत के टॉप हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन में से एक है। अहमदाबाद में जॉइंट रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग लेने के बाद आज ये रायपुर के रामकृष्णा केयर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज करीब 10 सालों के अनुभव के साथ डॉक्टर अंकुर सिंघल ऑर्थोपैडिक क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। डॉक्टर अंकुर सिंघल, आज के हमारे खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अर्थराइटिस है क्या, ये किस तरह की बीमारी है? आर्थराइटिस, आर्थ्रोस मतलब जॉइंट और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। इट्स अ जॉइंट इन्फ्लामेशन। सो बेसिकली आर्थराइटिस में होता क्या है, देयर इज अ डीजनरेशन ऑफ द कार्टिलेज। अगर हिंदी में कहूँ तो आपके जॉइंट के ऊपर एक कैप होती है, चिकनी सतह होती है, जो आपके जॉइंट को लुब्रिकेशन भी देती है और जिससे आपका जॉइंट फ्रिक्शनलेस रहता है और आप नॉर्मली चल पाते हो। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक कार्टिलेज का घिसाव होता है और जॉइंट का इन्फ्लामेशन होता है, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। डॉक्टर सिंघल, अर्थराइटिस कितने तरह के? आर्थराइटिस मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक होता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। ऑस्टियो को हिंदी में बोलते हैं संधिवात। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ साथ होता है। उम्र के साथ साथ आपकी कैप जो है, जो चिकनी होती है, वो घिसने लगती है। और दूसरा होता है इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, जैसे मूलतः रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठियावात, या फिर गाउटी आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, कभी कभी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये सब इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस का में आते हैं, पर उसमें भी कॉमनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन। अच्छा, दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठियावात और संधिवात में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आम लोगों को ये लगता है कि कोई भी बात गठियावात होता है, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया, संधिवात उम्र के साथ साथ होता है, पर गठियावात एक जेनेटिक बीमारी है जो कम उम्र में महिलाओं को या पुरुष को होती है। लगभग 20 या 25 साल से स्टार्ट हो जाती है और अगर सही इलाज या सही डायग्नोसिस ना हो पाए तो 30 से 40 साल की उम्र में उनके घुटने टेढ़े मेढ़े या हाथ पैर भी। अंकुर, अर्थराइटिस के शुरुआती लक्षणों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं? मेजर सिम्टम जो हम हमारे पेशेंट्स में देखते हैं इनिशियल पीरियड में, वो तो है जॉइंट पेन। और इनिशियल पीरियड में सिर्फ जॉइंट पेन होता है सबसे पहले सीढ़ी चढ़ने उतरने में, या जमीनी काम करने में, या इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करने में, या फिर महिलाओं की बात तो ज्यादा देर अगर खड़े रह के खाना बनाती है तो उसमें उनको पेन होता है। सो इनिशियल सिम्टम आर्थराइटिस का जॉइंट पेन है, और अगर इस समय वो जॉइंट एक्सपर्ट को ना दिखाएं तो धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि आने वाले टाइम में उनको पाँव का टेढ़ा होना, पाँव में लचक आना, गलत तरीके से चलना, टेढ़ा मेढ़ा चलना, ये सब बीमारियां भी। सिंघल, अर्थराइटिस होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये कैसे और क्यों? देखिए, आर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप के रिस्क फैक्टर्स हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल, एक होता है नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मतलब आपकी उम्र को हम रोक नहीं सकते, तो उम्र के साथ ये तो होना ही है। दूसरा होता है जेनेटिक, मतलब अगर परिवार में किसी को आर्थराइटिस जल्दी हुआ है तो आपको भी आने के चांसेस रहेंगे। तो आपको खास ख्याल रखना है, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में ऐसा है कि जोड़ों की प्रॉब्लम्स काफी अधिक है तो आपको अपने जोड़ों को बहुत अर्ली एज से ही ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो ज्यादा वजन, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आर्थराइटिस के चांसेस आप में ज्यादा हैं, या फिर बार बार घुटने में आपके चोट लगी है, देन ऑल्सो यू आर वेरी चांसेस ऑफ आर्थराइटिस इन योर जॉइंट्स आर वेरी हाई। तीसरा होता है आपके खान पान, अगर आप जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, प्रोटीन इंटेक आपका कम है, तो आपकी मांसपेशी या आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। कैल्शियम युक्त पदार्थ नहीं खाते हैं, उन केसेस में भी
आर्थराइटिस हो सकता है, या फिर आपकी जॉब सेडेंट्री है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिससे वजन भी बढ़ता है और जिससे आर्थराइटिस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। जिन पुरुष या महिलाओं की एक्टिविटीज ऐसी रहती हैं या जिनका खान पान ठीक नहीं है, जिनका वजन ज्यादा है, उनमें आर्थराइटिस के चांस। डॉक्टर अंकुर, आर्थराइटिस का इलाज कैसे? आर्थराइटिस की मूलतः 4 स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, और ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंग टू स्टेज ही होता है। अगर कोई पेशेंट अर्ली स्टेज में आता है, जैसे माइल्ड या मॉडरेट स्टेज में या स्टेज 2 तक, हम दवाई या कसरत से इसको स्लो करते हैं या रोक देते हैं। पर एक स्टेज के बाद दवाई कसरत काम नहीं आती और वही स्टेज में हम ऑपरेशन करते हैं। मूलतः वो स्टेजेस होती है ग्रेड 3। डॉक्टर सिंघल, कैसा होता है घुटने का जोड़? इसके बारे में भी आप संक्षेप में हमारे दर्शक। मैंने कहा जोड़ जो हमारा बनता है, शरीर के कोई सा भी जोड़ हो, चाहे हाथ पैर के जोड़ हो या घुटना हो, कूल्हा हो, जोड़ के ऊपर एक कार्टिलेज की कवरिंग होती है। ये बहुत ही चिकनी सतह होती है और 2 कार्टिलेज के बीच में गद्दी होती है, जिसको अंग्रेजी में मेनिस्कस कहते हैं। जब आपकी कार्टिलेज और आपकी गद्दी की कंडीशन अच्छी हो तो घुटने में गैप होता है लगभग 1 सेंटीमीटर का, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका ये गैप घिसने लगता है और आपकी गद्दी चपटी होने लगती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि आपकी जो गैप थी वो पूरी घिस जाती है और आपकी गद्दी उबड़ खाबड़ हो जाती है, और यही वही स्थिति रहती है जिसमें जोड़ आपस में करीब आने लगते हैं और जो गैप था वो मेंटेन नहीं होता, और इसी स्थिति में जोड़ में आवाज भी आती है, जैसे कट कट की आवाज भी कई मरीज बोलते हैं। अब जानने वाली बात यह है कि दर्द क्यों होता है। जैसे मैंने कहा, पहला सिम्टम दर्द ही होता है। उसका रीजन ये है कि जब आपका कैप घिस जाता है तो इन हड्डियों के अंदर दर्द देने वाली नसें होती हैं, जिसको अंग्रेजी में पेन नर्व एंडिंग्स कहते हैं, और जब घुटना आपस में टकराता है तो ये नर्व एंडिंग्स या नसें स्टिमुलेट हो जाती हैं और यही नसें दिमाग तक सिग्नल पहुंचा के दर्द का एहसास दिलाती हैं। दैट्स व्हाई आर्थराइटिस के मरीजों में दर्द होता है। तो मैंने कहा 4 स्टेज होती है। इनिशियल स्टेज में जॉइंट स्पेस इतना कम नहीं होता, पर एक स्टेज के बाद जॉइंट स्पेस काफी कम हो जाता है और वही स्टेज में मरीज को आवाज भी आती है और उनको दर्द। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में भी आप जरा विस्तार से दर्शकों को। मूलतः हम, जैसे मेरे कई पेशेंट्स पूछते हैं कि सर किस स्टेज में हमको ऑपरेशन कराना चाहिए, उसकी क्या इंडिकेशन है कि हमको ऑपरेशन की जरूरत है। तो मैं अपने मरीजों को यही कहता हूं कि अगर आपकी तकलीफ बढ़ रही है, जैसे आपका दर्द दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, दवाई से भी आराम नहीं मिल रहा या कसरत से भी आराम नहीं मिल रहा, और आपकी स्पीड कम हो गई है, आपके घुटने टेढ़े हो रहे हैं, जो आप एक्टिविटीज कर पाए, चाहे आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज है या हाउस होल्ड एक्टिविटीज है, अगर महिला है तो, अगर वो एक्टिविटीज आप ना कर पाए और आपका दर्द हमेशा बना रहे, सो देन यू शुड सीक हेल्प ऑफ अ जॉइंट एक्सपर्ट। जैसा मैंने कहा, हम स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही जॉइंट सर्जरीज करते हैं, हर स्टेज में नहीं करते। और ज्यादातर मरीजों को ये भी गलतफहमी है कि जॉइंट सर्जरी मतलब पुराना जोड़ निकाल के नया जोड़ डाल देंगे, जोड़ को बदल देंगे। उनको ये लगता है कि यार हमारा पूरा जोड़ ही बदल देंगे, पुराने जोड़ से भाई मैं धीरे चल रहा हूँ पर चल तो रहा हूँ, नए जोड़ से नहीं चल पाएंगे। ये टोटली गलत जानकारी है मरीजों को। जो भी दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में हम रिप्लेस नहीं करते। अगर सही मायने में बोला जाए तो उसको रीसर्फेसिंग कहते हैं। रीसर्फेसिंग मतलब क्योंकि आपका नेचुरल कार्टिलेज घिस गया है, हम इस सर्जरी में सिर्फ कार्टिलेज को जो घिस चुका है, जिसका कोई रोल नहीं है, उसको छीलेंगे। और मैं जिस टेक्निक से ऑपरेट करता हूं उसमें हम सिर्फ 9 mm मतलब 9 मिलीमीटर बहुत ही महीन बारीकी छीलते हैं और उतने ही डायमीटर का एक आर्टिफिशियल कैप लगाया जाता है ऐसे, और इसका डायमीटर भी 9 mm होता है, ऊपर भी और नीचे भी, और बीच में हम एक प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी गद्दी का काम करता है, और आपके घुटने में हम उतना ही गैप कर देते हैं जैसा 15 से 20 साल पहले था। ना सिर्फ आपका पांव जो टेढ़ा है वो सीधा हो जाता है, आपका अलाइनमेंट ठीक हो जाता है और आपका दर्द भी हमेशा के लिए चला जाता है, बिकॉज आपको के नसों को एक कवरिंग मिल गई है। तो इस तरह से हम जॉइंट सर्जरीज करते हैं और अलग अलग टेक्निकों से होता है। मैं जिस टेक्निक से ऑपरेट करता हूँ उसको मैंने मिनिमम कट टेक्निक का नाम दिया है। मिनिमम कट मतलब छोटे चीरे में ऑपरेशन होता है, हम चमड़े पे कोई टाका नहीं लेते, और ऑपरेशन के 3 घंटे बाद मरीज को हम चलाते हैं और दूसरे दिन सीढ़ी चलाते हैं। तो बहुत ही फास्ट रिकवरी है, अर्लीस्ट पेन रिलीफ है। एंड अगर हिप जॉइंट की बात की जाए, हिप जॉइंट क्या होता है, इसके बारे में भी आप प्लीज जानकारी दे दर्शकों को। अगर मैं हिप जॉइंट की बात करूं तो आपका हिप ऐसा होता है, इट्स अ
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल है और ये सॉकेट है ना, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। इसके ऊपर भी एक चिकनी कैप होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जैसे जैसे समय गुजरता है ये भी घिसने लगता है, पर इसके घिसने के इंडिकेशंस थोड़े अलग होते हैं। जैसे अगर आपको सिकल सेल की बीमारी है, खून की थैलेसीमिया है, या फिर कभी इसमें अंदरूनी चोट लग गई है, या फिर कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन जो आपने बहुत सालों तक किया है जैसे स्टेरॉइड्स, ये अगर आप लेते हैं तो कूल्हे का जो जोड़ है वो जल्दी घिसता है और वो ऐसा हो जाता है खुरदुरा। और जब ऐसा आपका जोड़ हो जाए तो जो जोड़ में गैप था वो कम हो जाता है और जोड़ आपस में टकराने लगता है। एंड दैट इज द पॉइंट कि मरीज को फिर दर्द होता है धीरे धीरे, फिर वॉकिंग में प्रॉब्लम आती है, मूवमेंट नहीं कर पाता, पालती नहीं मार पाता, नीचे नहीं बैठता, फिर और सब सिम्टम्स चालू हो जाते। तो बेसिकली इट्स ऑल्सो अ कार्टिलेज डिजनरेशन। इंडिकेशंस कैन बी ज्यादा स्टेरॉइड का यूज, या फिर अगर क्रोनिक स्मोकर है, अल्कोहल ड्रिंकर है, या फिर कभी अंदरूनी चोट लग गई है इसमें, तो या फिर आपको सिकल सेल या थैलेसीमिया की बीमारी है। ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिनमें कूल्हे के जोड़ का। सिंगल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, ये कैसे होता है, इसके बारे में आप संक्षेप में हमारे। हम हिप रिप्लेसमेंट भी लेट स्टेज में करते हैं, ग्रेड 4 ग्रेड 3 स्टेजेस होती है, हिप की भी ऐसी 6 स्टेजेस होते हैं। हम लेट स्टेजेस में ही हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। उसमें भी मरीज को लगता है कि पूरा जोड़ निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो आपका कूल्हे का बॉल है जो घिस चुका है उसी को साफ किया जाता है, और लगभग 3 से 4 mm, जैसा मैंने बताया, मैं मिनिमम कट टेक्निक, बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है जिससे मैं ऑपरेट करता हूँ, और वो टेक्निक में हम सिर्फ 3 से 4 मिलीमीटर ही छीलते हैं, और जो आपका घिसा हुआ बॉल है उसको निकाल के एक आर्टिफिशियल बॉल लगाया जाता है। और जो ये लगाया जाता है वो इस तरह से होता है, ये देखिए, ये पूरा चिकना है और ये अंदर ऐसे लगाया जाता है। इसी तरीके से जो सॉकेट का कार्टिलेज है उसको भी साफ करके, जो घिस चुका है उसको भी साफ करके एक आर्टिफिशियल कैप लगाया जाता है। इसका डायमीटर भी करीब 4 से 5 मिलीमीटर होता है, और आपका ये जोड़ जो है बन जाता है। एक बार आपका ऑपरेशन हो जाए तो इसके बाद आपका जॉइंट पेन नहीं होता है, आपका मूवमेंट अच्छा हो जाता है, और आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। लोगों को गलतफहमी है कि कार नहीं चला सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते। यू कैन ड्राइव ऑल्सो, यू कैन स्विम ऑल्सो, लाइट स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, वॉकिंग तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग वगैरह सब कर सकते हैं। तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से हम ऑपरेट करते हैं और एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं हिप रिप्लेसमेंट के भी। ये लोगों में भ्रांतियां हैं कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद हम अपनी दैनिक दिनचर्या नहीं कर पाते। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, एंड यू कैन रिटर्न टू अ नॉर्मल हेल्थी लाइफ। सर्जरी से मरीज की स्थिति में कैसे सुधार लाया जा सकता है, इसके लाभ के बारे में विस्तार से। जैसा मैंने कहा, अगर मरीज को तकलीफ है, चल नहीं पा रहा है, पाँव छोटा बड़ा हो गया है, अपने डेली के काम नहीं कर पा रहा है, अपनी जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं या उनको कोई ऑक्यूपेशन करते हैं तो वो नहीं कर पा रहे, काम में मन नहीं लग रहा है, जा नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली उनको एक जॉइंट एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के तुरंत बाद मरीज को इमीडिएट रिलीफ मिलता है और लगभग 1.5 से 2 महीने में अपनी नॉर्मल हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकता है, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग सब कर सकता है, अपना वोकेशनल एक्टिविटीज भी कर सकता है, और बहुत ही रिवॉर्डिंग सर्जरी है। इमीडिएटली पेन रिलीफ होता है। जैसी सर्जरी होती है ऑपरेशन के 3 घंटे बाद मरीज को चलाते हैं हम, और इमीडिएट क्विक। दांत को हिप सर्जरी में उपयोग किया। हम यूजुअली 2 तरह के इम्प्लांट्स यूज होते हैं, एक होता है सीमेंटेड और अनसीमेंटेड। अनसीमेंटेड मतलब आपके इम्प्लांट के ऊपर एक ऐसी कवरिंग होती है जिससे आपकी बोन जो होती है शरीर की उसको जकड़ लेती है या बोन इनग्रोथ हो जाती है। और दूसरा, ये जो मेटल होता है, मेटल इसको कोबाल्ट क्रोमियम का बनता है, इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेरामिक भी आता है जो पिंक कलर का होता है, हम सेरामिक भी इस्तेमाल करते हैं। हम सारे जोड़ इम्पोर्टेड लगाते हैं, एंड दे आर वेरी हाई क्लास जॉइंट्स जो कि बाहर से आते हैं। और सिंगल एक जॉइंट रिप्लेसमेंट में कितना वक्त लगता है? जो टेक्निक से मैं ऑपरेट करता हूँ, लगभग एक जोड़ में मेन काम जो होता है आधे से पौन घंटे में हो जाता है, और पूरा ऑपरेशन 1-1.25 घंटे। जॉइंट सर्जरी में इन्फेक्शन का चांस कितना होता है, क्या हमें सतर्क रहने की सर्जरी में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, हाँ, बट हम जिस ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट करते हैं इट्स नोन एज क्लास 100 ऑपरेशन थिएटर, जो कि जॉइंट सर्जरी के लिए ही बनाया है। सेकेंडली, मैं स्पेस सूट का इस्तेमाल करता हूँ। स्पेस सूट मतलब एस्ट्रोनॉट सूट्स,
ये एक स्पेशली डिजाइन सूट्स होते हैं जो हम जॉइंट सर्जरी में जिसका इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ पेशेंट का, हमारा भी शरीर का कोई इन्फेक्शन पेशेंट को ना जाए, उसको हम पूरी भली भांति से ध्यान रखते हैं, इसलिए स्पेस सूट का इस्तेमाल होता है। और अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, वी हैव 0% इन्फेक्शन रेट। रीजन बीइंग कि हमारा जॉइंट का ओटी है स्पेशली, जो कि जॉइंट के लिए डिजाइन हुआ है, और हम स्पेस सूट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सावधानी से ये सर्जरी करते हैं, इसलिए रिजल्ट्स में जॉइंट का इन्फेक्शन चांसेस बहुत लो है। अगर ग्लोबली बात करूं तो ऑलमोस्ट 0.05 to 0.5% इसका इन्फेक्शन रेट है, तो बहुत ही कम है। सर, आपकी जॉइंट सर्जरी की टेक्निक क्या है, इसके बारे में भी आप? जो टेक्निक है इट्स नोन एज मिनिमम कट टेक्निक, बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से हम करते हैं। उस टेक्निक का रीजन ये है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जैसा मैंने बताया, हम छोटे चीरे में ऑपरेशन करते हैं, चमड़ी पे कोई स्टिचेस मिले तो स्टिच पेन नहीं होता है, और बहुत कम ही ब्लड लॉस होता है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। हम मरीज को सेम डे चलाते हैं। मसल कट्स भी बहुत कम होते हैं, ज्यादा रिलीज नहीं करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन बहुत कम है, इसलिए रिकवरी अच्छी होती है, पेनलेस हो जाता है मरीज काफी जल्दी। पेन मेडिकेशन सर्जरी के बाद बहुत कम लगते हैं, इसलिए डिस्चार्ज भी हमारे पेशेंट जल्दी होते हैं, लगभग 2 से 3 दिन में उनको छुट्टी मिल जाती है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज मेथड्स मरीज के मानसिक टेंशन और जो ऑपरेशन का एक डर या भय रहता है वो बहुत कम होता है। अभी आपने मिनिमम कट टेक्निक का जिक्र किया, डॉक्टर सिंघल, मिनिमम कट टेक्निक है क्या, इसके बारे में भी आप मिनिमम कट टेक्निक नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, छोटे चीरे में होता है। बहुत कम कट हम लेते हैं, मसल कट्स, बोन कट्स कम होते हैं, इसलिए जैसे मैंने बताया सिर्फ 9 mm ही छीला जाता है। मरीज को ब्लड लॉस भी कम होता है इसलिए, और क्योंकि हम इस सर्जरी में कोई खून की नली या पेशाब की नली का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए मरीज हमारा चल के टॉयलेट जाता है, और सेम डे हम उसको चलाते हैं लगभग 3 घंटे बाद, एंड सेकेंड डे हम सीढ़ी भी चलाते हैं। तो ये सब पॉसिबल है इस वेरी फास्ट टेक्निक की वजह से, जिसका नाम। अगर बात की जाए, क्या सर्जरी के बाद मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं, या डेली रूटीन जैसी सामान्य गतिविधियां? बिल्कुल, मरीज अपनी सामान्य गतिविधियां कर सकता है, अपने ऑफिस जा सकता है। 6 महीने के बाद हम उसको नॉर्मल स्विमिंग वगैरह भी करवा सकते हैं, लाइट स्पोर्ट्स भी खेल सकता है। और जो मरीज जिनको 1 साल या 1.5 साल हो चुका है, आज वो आराम से 5-6 किलोमीटर चल रहे हैं। इवन कुछ मरीज हमारे 1000-2000 सीढ़ियां भी चढ़ रहे हैं, अपने तीर्थ पिलग्रिमेज वगैरह भी जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो दे लीड अ वेरी हेल्दी एंड नॉर्मल। अंकुर सिंघल, अगर बात की जाए गठियावात की, तो क्या होता है गठियावात, ये भी आप जरा दर्शक। गठियावात एक तरह का वात है जो इन्फ्लामेशन होता है, जिसमें इंग्लिश में उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। और गठियावात एक जेनेटिक बीमारी, मतलब आपके शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो आपके जॉइंट्स को खराब करती हैं। और द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठियावात ये है कि गठियावात में ना सिर्फ घुटने, शरीर के बाकी जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपके कोहनी, हाथ पैर की उंगलियां, एड़ी, कंधे, कभी कभी कूला, और इवन बैक भी। सो इसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और गठियावात यूजुअली यंग लोगों में होता है, मतलब 20 से 25 साल की उम्र से चालू हो जाता है। और अगर कुछ मरीज हमारे पास अर्ली स्टेज में ही आ जाते हैं, तो कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिससे जॉइंट डिस्ट्रक्शन या उसकी स्वेलिंग को हम कम कर सकते हैं। बिकॉज अगर इनिशियल पीरियड में गठियावात हम डायग्नोज ना कर पाए, तो जब मरीज हमारे पास 30 या 40 साल की उम्र में आता है, तब ऑलरेडी उसकी डिसीज बहुत बढ़ जाती है, और उस समय। ये बात हो गई गठियावात की। कौन से सिचुएशन में एक मरीज को दिखाना चाहिए डॉक्टर को, ये भी? अगर मरीज को जोड़ों में दर्द है और वो किसी भी दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, रेगुलरली वो दर्द बढ़ रहा है, आपकी चाल में भी डिफरेंस आ रहा है, और उसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, और कोई एक्सरसाइज से भी आपको राहत नहीं मिल रही है, तो आपको एक जॉइंट एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए ताकि सही डायग्नोसिस हो पाए। डॉक्टर, सर्जरी के अलावा भी क्या इसका कोई और ट्रीटमेंट है? जैसा मैंने कहा, गठियावात शुरू में हम दवाइयों से ही ठीक करते हैं। इसकी कुछ स्पेसिफिक दवाई होती है, पहले डायग्नोसिस करना जरूरी है, और अगर डायग्नोसिस हो जाए और मरीज अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में आता है, तो दवाइयों से इस गठियावात को हम स्लो कर देते हैं या रोक देते हैं। इवन संधिवात में भी अर्ली स्टेज में कुछ दवाइयां होती हैं, हम कुछ एक्टिविटीज बताते हैं। एक्टिविटीज मतलब हम मरीज को बोलते हैं कि आप घुटने की मसल्स होती है, जिसको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, उसकी एक्सरसाइज करिए, स्विमिंग एडवाइस करते हैं, या फिर पानी में चलना।
तो लोग बाग बोलते हैं कि सर पानी में चलना क्यों? तो पानी में चलना इसलिए कि जब आप पानी में चलते हो तो ग्रेविटी जो होती है वो जीरो हो जाती है, तो जोड़ पे लोड कम पड़ता है, उससे भी आपकी मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है। तो इनिशियल पीरियड में दवाइयों से एंड एक्सरसाइज से, सही खान पान से और थोड़ी सी एक्टिविटी जो है मॉडिफाई करने से इस वात या गठियावात को हम स्लो कर देते हैं। डॉक्टर सिंगर, आर्थराइटिस से बचाव को लेकर आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि डोंट वेट कि आपका दर्द हो तब आप अपनी एक्टिविटीज में इम्प्रूवमेंट लाएं या सुधार लाएं। अगर आपकी उम्र 30+ है और 40 क्रॉस कर रहे हैं, या स्पेशली फीमेल जो कि मेनोपॉज के आसपास है, अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, जैसे ट्राई अवॉइड स्टेयर क्लाइंबिंग, ग्राउंड लेवल सिटिंग, इंटरनेट का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। अगर आपके घुटने में तकलीफ है तो ये सब चीजें ना करें। खान पान खास ख्याल रखें, डाइट का करें, प्रोटीन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट। अच्छा टाइम देखिए, मैंने यहाँ लोग हैं 9-10 बजे खाना खाते हैं। ट्राई टू रेगुलेट योर डाइट एंड ऑल्सो ट्राई टू रेगुलेट योर टाइम। आप काम करें पर अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, स्पेशली अपने टाइमिंग ऑफ ईटिंग जो है वो भी थोड़ा रेगुलेट करें, अपना वेट कंट्रोल करें। अगर आप ये सब चीजें शुरू से ही करते हैं तो आपको इतनी जल्दी आर्थराइटिस नहीं होगा। एंड डेफिनेटली एक्सरसाइज इज अ मस्ट। लोग बाकी मेरे पास आते हैं कि सर जॉइंट पेन है, हमको चलने को मना कर दिया। ऐसा नहीं है। आप वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, दीज आर द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर जॉइंट्स। आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं, उससे आपके जोड़ नहीं घिसेंगे। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं जो आर्थराइटिस से जुड़ी सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए आर्थराइटिस से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। आज के इस खास शो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ।